हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा जो सेशन है जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तो आपके पास जो भी बुक है जो भी नोट्स है वो निकाल लीजिए। वी गोना स्टार्ट विद शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तो द नेक्स्ट चैप्टर इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। आ जाइए। चलो, मान लीजिए इसकी वेटेज होगी करीबन 8 से 10 मार्क की। मतलब अगर मैं एमसीक्यू को भी गिने तो 10 मार्क के आसपास का इसका वेटेज है। ठीक है। नाउ तो ये क्या कहता है, देखो। पहला शेयर। सर शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल कंपनी इंक्लूड्स अ स्टॉक। तो जो जो पढ़ना है वही मैं टिक कर रहा हूँ। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इट इंक्लूड्स अ स्टॉक। केस लॉज नहीं पढ़नी है, डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, केस लॉ नहीं पढ़नी है, डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। देन स्टॉक इज अ बंडल ऑफ शेयर्स। अ बंडल ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड एज बेसिकली अ स्टॉक। स्टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ द फुल्ली पेड अप शेयर्स। ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक। सर स्टॉक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ एक शेयर है तो एक शेयर 10 रुपये का होता है, 100 रुपये का एक शेयर होता है। अब अगर मैं कहता हूँ 10,000 शेयर्स है 10 रुपये के, 10,000 शेयर्स है 10 रुपये के, टोटल वैल्यू 1 लाख रुपया। तो 10,000 शेयर इज बेसिकली वन स्टॉक। 10,000 शेयर इज बेसिकली वन स्टॉक। तो बंडल ऑफ शेयर इज बेसिकली कॉल्ड एज अ स्टॉक। ठीक है। अच्छा, ओरिजिनली हम लोग क्या इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। तो स्टॉक इज ट्रेडेड इन अ लंप सम वेयर द शेयर बीइंग द स्मॉलेस्ट यूनिट। ओरिजिनली शेयर्स आर इशूड टू द शेयर होल्डर। इट इज इशूड, while in the case of stock, the fully paid up shares are converted into stock. Afterward, the stock is not issued originally, but it is obtained by conversion by fully paid up shares. तो fully paid up shares को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आंसर आता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। वन सेकेंड। नेक्स्ट आंसर आएगा बच्चों आपका काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सो दो प्रकार के कैपिटल होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी और प्रेफरेंस। सर प्रेफरेंस में क्या, इट विल कैरी अ प्रेफरेंस, इट विल कैरी अ प्रेफरेंस विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इनको प्रेफरेंस मिलता है हमेशा, मतलब इक्विटी से पहले ये लोग आएंगे। सर किसके प्रति आएंगे, दो चीज के प्रति, एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के प्रति और एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सर इक्विटी शेयर कैपिटल कौन से होते हैं, सर दो होते हैं। एक होता है विद वोटिंग राइट्स, दैट इज प्लेन वैनिला, मतलब इक्वल वोटिंग राइट। एक होता है डिफरेंशियल राइट्स विद रिगार्ड टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। एक होता है प्लेन वैनिला जिसको हम कहते हैं सारे राइट्स इक्वल होंगे। एक होगा डिफरेंशियल राइट्स एज रिगार्डिंग द डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। तो ये पढ़ना है अपने को। ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। ठीक है। जस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नोट, सब preference shares may also participate in the equity pool post preferential entitlement, but to find out their participation, we must look at the terms of AUA and the issue. If the right to participate in the surplus is not specified in the terms of preference shares, shares are presumed to be not participating. होते हैं participating preference shares, not participating preference shares, वो वाला ही कह रहा है। अगेन वो हमारे सिलेबस में, वो सब अकाउंट्स के नॉलेज के लिए है। देन preference shares are always assumed to be cumulative unless AUA specifies otherwise. हमेशा कैसे होंगे, वो cumulative होंगे। Can a company have only preference shares and no equity share capital? That is not possible. Only equity share is possible. खाली प्रेफरेंस नहीं चलेगा, खाली इक्विटी चलेगा, हाँ सर चलेगा। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस चलेगा, हाँ सर। प्रेफरेंस प्लस इक्विटी चलेगा, चलेगा। बट ओनली प्रेफरेंस शेयर इज नॉट पॉसिबल। ओनली प्रेफरेंस शेयर इज नॉट पॉसिबल। देन इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। तो क्या कहते हैं सर, हुआ मस्ट ऑथराइज द इशू ऑफ शेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास एक शेयर है, कितना वोट, एक वोट। मैं कहता हूँ मेरे पास 10,000 शेयर्स है, तो भी कितना वोट, सर एक ही वोट होगा। जनरली इट्स वन मेंबर वन वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डिंग।
अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, आपके पास एक शेयर में आपको दो वोटिंग देता हूँ, दो वोटिंग, जैसे स्टार्टअप कंपनीज में होता है। तो हम लोग ने क्या किया, वो वाले शेयर इशू किए जिसमें डिफरेंशियल राइट्स, जैसे टाटा मोटर्स के डीवीआर इशू थे, टाटा मोटर्स डीवीआर, डीवीआर मीन्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो वो क्या बोलता है, पहले इट शुड ओवर शुड ऑथराइज द इशू ऑफ सच शेयर्स, द वोटिंग पावर ऑफ सच शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स शैल नॉट बी मोर देन 74% द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग वोटिंग पावर एंड शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। मतलब मैक्सिमम हम लोग कितना मार्केट में इशू कर सकते हैं, 74%। तो 26% हमारे पास होना चाहिए। वोटिंग पावर ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट बी मोर देन 74%। ठीक है, 26% हमारे पास होगा, मतलब डबल अगर वोट देते हो तो 52 ओआर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैक्सिमम 74% मार्केट में हो सकता है। देन कंपनी हैज नो डिफॉल्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट, सच इशू इज ऑथराइज बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास एट द एजीएम। ठीक है, इफ द कंपनी का इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सीक अप्रूवल थ्रू पोस्टल बैलेट। ओआर ही चाहिएगा, पर किसके थ्रू होगा, पोस्टल, अगर लिस्टेड कंपनी तो पोस्टल बैलेट के थ्रू कर लीजिए। Then company has not defaulted towards payment of dividend, mature deposit का repayment and interest, redemption of the preference shares, redemption of the debentures। ठीक है, ये कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ एफएस एंड एनुअल रिटर्न फॉर 3 preceding financial years। The company has not been penalized by any court or tribunal for the 3 years offense under RBI Act, SEBI Act, SECRA, FEM or any other act। Then company has not defaulted in payment of dividends on preference shares, payment of term loan, उसका interest to bank, PF5 or shell bank। Then statutes with regard to employee, default in crediting amount into IPF to CG। सो यस, कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया तो कंपनी क्या कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, मतलब इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं विद डिफरेंशियल राइट्स। सर पहले ओआर का ऑथराइजेशन चाहिए, ओआर चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओआर चाहिए। अगर लिस्टेड कंपनी तो ओआर पोस्टल बैलेट के थ्रू आएगा। एंड मैक्सिमम मार्केट में कितना जाता है, 74, 26 अपने पास होगा, क्योंकि डबल वोट अगर हुआ तो अगर कोई भी डिसीजन लेता अपन ओआर के थ्रू ले सकते हैं। एंड बाकी सब डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन certificate of shares, sir certificate with the prima facie evidence of title of such shares। सर टाइटल बेसिकली मीन्स ओनरशिप। अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है, सी प्रैक्टिकली आज के डेट में शेयर सर्टिफिकेट नहीं होते क्योंकि शेयर डीमेट में चले जाते हैं। हाँ, बट अगर कंपनी को इशू करें तो कर सकते हैं। पुराने ज़माने में हमेशा शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। तो आज के डेट में डीमेट में अगर शेयर है तो आप यू आर दी ओनर, तो ओनरशिप वहाँ से पता चल जाती है। बट अगर पुराने ज़माने के शेयर है, ठीक है, या कुछ कंपनी ने इशू कर रखा है, तो वहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट इज बेसिकली द एविडेंस ऑफ द टाइटल, मतलब ओनरशिप। Such certificate is issued under common seal if any, or it should be signed by 2 directors, or where the company is a director and a CS, a director plus CS। सर जनरली कौन साइन करेगा, सर कॉमन सील के थ्रू। अगर एक डायरेक्टर एक सीएस है तो भैया वो लोग साइन करेंगे, नहीं तो 2 डायरेक्टर साइन करेगा। तो कौन साइन करेगा, 2 डायरेक्टर। इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड परमिट्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 डायरेक्टर शैल बी एमडी, देन एक एमडी या डब्ल्यूटीडी होगा। अगर बोर्ड में लिखा है कि भैया हमको 2 में से एक कौन चाहिए, एमडी, तो भैया एमडी भी करेगा। अगर एमडी है तो एमडी भी करेगा। Sir, duplicate certificate may be issued if it has been proved to be lost or destroyed or has been defaced, mutilated or torn and surrendered to the company। अगर देखो कभी कभी घूम जाता है या फट गया है, गंदा हो गया है, दिख नहीं रहा है, इंक उड़ गई है, तो वो जो पुराना गंदा वाला जो फटा हुआ जो सर्टिफिकेट है वो जाके कंपनी को दे दो। कंपनी क्या कर देगी, वो डुप्लीकेट दे देगी। पर सर प्रोसीजर क्या, द कंपनी में चार्ज फीस एज द बोर्ड में डिसाइड। देन the time limit for issue of duplicate share certificate, अगर unlisted company है तो within 3 months of the submission of the completion of documents, completed documents, and अगर listed company तो within 15 days from the submission of completed documents। अगर unlisted company तो बेटा 3 months, अगर listed company तो 15 days है, 15 days है, ठीक है। देन ये वाला बॉक्स आरटीपी, ये वाला बॉक्स आरटीपी, where shares are held in the depository firm, record of the deposit is the prima facie evidence of the interest of beneficial owner। जैसे अगर एनएसडीएल सीडीएसएल के पास अगर उनके पास है तो मतलब आप ओनर हो, वो जो प्राइमा वो आपका मेन एविडेंस होगा फिर। तो प्रोसीजर टू इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, ये एक इंपॉर्टेंट आंसर हो सकता है। देन कैंसिल। अब आ जाइए वोटिंग राइट्स। सर एवरी मेंबर होल्डिंग इक्विटी शेयर्स shall have a right to vote on every resolution placed before the company, and his voting right on a poll shall be in proportion to his share in the paid up share capital of a company। अगर वो पोल होता है तो वो वैल्यू वाइज होता है, नहीं तो हमेशा अपन हाथ उठाएंगे तो अपन एक ही गिनते हैं।
बट अगर पोल होगा तो वहाँ पर मेरा वैल्यू वाइज आएगा. इन केस ऑफ निधि, मेंबर शैल एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स ऑन पोल इट इज मोर देन 5% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर. तो निधि कंपनी के लिए बोलता है अगर वो आप वोट कब कर पाओगे, जब आपके पास इक्विटी होगी मोर देन 5%. तो निधि वाला पॉइंट छोड़ सकते हो, ये ध्यान रखना. जनरली 1 मेंबर 1 वोट होता है जब पोल होगा, पर वो प्रोपोर्शन के हिसाब से होगा. देन एवरी मेंबर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल हैव अ राइट टू वोट ओनली. कब? जनरली प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग नहीं मिलता, बट उनका राइट्स अगर अफेक्ट हो रहा होगा तो वो लोग वोट कर पाएंगे ऑन द रेजोल्यूशन वेयर डायरेक्टली अफेक्ट्स द राइट्स अटैच टू हिज प्रेफरेंस शेयर्स. भाई देखो ना, सिंपल सी बात है ना. मतलब अगर आप मेरा राइट छीन रहे हो, क्या राइट छीन रहे हो? मेरे को डिविडेंड नहीं दे रहे हो, प्रेफरेंस को रिडम्पशन करोगे. अगर आप रिडम्पशन करो तो मेरा राइट्स अफेक्ट हो रहा है वहां पर, भाई मेरे को डिविडेंड नहीं मिलेगा ना वहां पर. एंड any resolution for the winding up for the company or for the payment of reduction of its equity share capital and ठीक है, provide further that dividend in respect of class of preference share have not been paid for 2 years or more, such class of preference share shall have a right to vote on all the resolution. सर मतलब जनरली किस पे वोट कर, जब उसका राइट्स अफेक्ट हो रहा होगा. बट अगर आपने किसी प्रेफरेंशियल क्लास शेयर होल्डर्स की, ठीक है, अगर एक ही क्लास है तो भैया एक ही क्लास वालों को, अगर 4-5 क्लास है, जैसे 10 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, 1000 रुपये वाला, अलग अलग क्लास है, किसी भी क्लास वालों को अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया, कितने साल तक सर? 2 साल तक. तो सर वो वोट करेगा ऑन ऑल द रेजोल्यूशन देयर आफ्टर. जनरली जहां उसके राइट्स अफेक्ट हो रहे होते हैं वो वहीं वोट करता है. बट अगर 2 साल तक आपने डिविडेंड नहीं दिया तो ये सारे रेजोल्यूशन पे वो वोट करेगा. प्रोवाइड द प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स टू द rights of equity share to the voting rights of the preferential shall be same in proportion as the equity share capital bears to preferential. वोटिंग राइट मतलब अगर 1 लाख रुपए का इक्विटी है, 40,000 का प्रेफरेंस है, तो वोटिंग राइट 1:4 में चलेगा हमेशा इक्विटी एंड प्रेफरेंस का. ठीक है. जनरली कब वोट करता है? वो जब उसके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं. बट अगर ओनली ऑन दैट रेजोल्यूशन जो पास हुआ उसके जिसमें राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं. बट अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया कितने साल तक? 2 साल तक, तो ही विल वोट ऑन ऑल द रेजोल्यूशन इशूड देयर आफ्टर. देन वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट. क्या है बाबू ये वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट? मेरे को क्या राइट चेंज करना है? करो ना सर, किसने मना किया? राइट्स अटैच द शेयर्स ऑफ एनी क्लास में बी वेरिड विद कंसेंट ऑफ कितना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास और स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ सच क्लास. या तो आप वैल्यू में देख लीजिए, तो नंबर में देख लीजिए. ऐसा मतलब ये क्या हो गया? इन नंबर हो गया. ये क्या हो गया आपका? इन वैल्यू. If provision for such variation is contained nowhere or mauva, or in absence of such provision, it is not prohibited by terms of issue of such shares. महुआ में लिखा होना चाहिए. If variation by any class of shareholder affect the rights of the other class of shareholder, तो other class वालों का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा. वही consent of 3/4 of such other class shall also be obtained. Then resistance to such variation where holders of not less than 10% of issued share of a class, मतलब एक बंदा है या बहुत सारे बंदे जिनके पास 10% है, वो लोग अगर कंसेंट नहीं कर रहे सच वेरिएशन को, या वो लोग फेवर में नहीं वोट कर रहे, दे मे अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल टू हैव द वेरिएशन कैंसल्ड एंड वेयर सच एप्लीकेशन इज मेड वेरिएशन शैल नॉट इफेक्ट अंटिल इट इज कंफर्म बाय द ट्रिब्यूनल. सर ऑब्जेक्शन कौन रेज कर सकता है? छोटे मोटे लोग नहीं, ऐसे लोग जिनके पास 10% होल्डिंग है, उनको अगर लग रहा है कि वेरिएशन गलत है तो वो जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास. और वेरिएशन तब तक नहीं अप्रूव होगा जब तक ट्रिब्यूनल उसको अप्रूव नहीं करता. ट्रिब्यूनल जब तक हाँ नहीं बोलता, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द शेयर होल्डर्स. जो भी होगा, बोलता वेरिएशन अच्छा नहीं है तो भैया वेरिएशन कैंसिल. वेरिएशन अच्छा है तो इन्होंने जिसने ऑब्जेक्शन किया ना, उनकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी. कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल फाइल अ कॉपी विद द आरओसी. फिर सच एप्लीकेशन जो है ना 10% वाला, आपको आपको भेजनी है ट्रिब्यूनल के पास कब? विद इन 20 days आफ्टर द डेट ऑफ कंसेंट और रेजोल्यूशन. तो ऑब्जेक्शन वाला तुम्हारे पास हक है, जब ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो कितने दिन के अंदर? 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन. विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन. तो ये भी इंपॉर्टेंट आंसर है, ये भी एग्जाम में आया था. पहला क्वेश्चन मन कराया था आई थिंक सितंबर में या मई में आया था शायद. कितने लोग का अप्रूवल चाहिए? तो एसआरए नंबर या 3/4 इन वैल्यू. ऑब्जेक्शन कौन करेगा सर? 10% ऑफ द इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास, मतलब वही वैल्यू वाले लोग. देन सेक्शन 49 to 51. फिर एनी क्लास ऑफ शेयर कैपिटल मेड ऑन शेयर्स ऑफ अ क्लास सच कॉल्स शैल बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स फॉलोइंग अंडर दैट क्लास. मतलब सब आप कॉल कर रहे हो तो कॉल आप सबको करोगे, ऐसा नहीं एक दो को छोड़ दोगे. अगर आप अच्छा या एक को कॉल करो, सबको नहीं कर रहे हो. जैसे एक जन के मेरे को शक्ल पसंद है नहीं, राहुल जैसे एक बच्चा है अपना, नहीं पसंद है मेरे को, बहुत बहुत मस्ती करता है,
राहुल बेटा तू सब पूरा पैसा दे, आज ही दे पैसा। नहीं नहीं सर, आप जो कॉल करो आप सब शेयर होल्डर्स को कॉल करोगे, एक को नहीं करोगे या एक को नहीं छोड़ोगे। देन company may be authorized by AUA except from any member the whole or part of an amount remaining unpaid on any shares held by him even if such amount has not been called up। मतलब कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। सर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ मिलेगा ना सर, उसको 12% पे इंटरेस्ट मिलेगा। सर उसको प्रेफरेंस मिलेगा, हाँ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे पहले वो उसको जितने भी उसने कॉल्स इन एडवांस दिया उसके प्रति वो पहले आके खड़ा रहेगा, बाकी जो बैलेंस है वो सब शेयर होल्डर के साथ खड़ा रहेगा वहाँ पर। सर क्या उसको ये अमाउंट रिफंड हो सकती है? द अमाउंट पेड एज कॉल्स इन एडवांस कैन नॉट बी रिफंडेड, कैन नॉट बी रिफंडेड, फर्स्ट कैन बी एडजस्टेड या इट कैन बी एडजस्टेड। सर वोटिंग राइट मिलेगा उसको अंटिल द अमाउंट पेड बिकम्स पेएबल। डिविडेंड मिलेगा नहीं सर, हाँ डिविडेंड मिल सकता है प्रोवाइडेड, जनरली डिविडेंड किस पे देते हैं अपन, फेस वैल्यू नॉर्मल वैल्यू पे, पर अगर डिविडेंड पेड वैल्यू पे दिया है तो मिल सकता है उसको। कंपनी में इफ ऑथराइज बाय अवा पे डिविडेंड्स इन प्रोपोर्शन अमाउंट पेड अपॉन ईच शेयर, कहाँ लिखा सेक्शन 51 में। तो 50-51 दोनों इंपॉर्टेंट, 50-51 दोनों इंपॉर्टेंट, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन थे। चलो अभी अब ये फर्स्ट 5 स्लाइड्स पढ़कर आएंगे जो जो मैंने मार्क किया। रीड।
क्लियर? नेक्स्ट, अब आते हैं आपके नेक्स्ट कुछ 5-6 सेक्शंस जो कि आएंगे एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव में भी आ रहा है, ये एमसीक्यू में भी आ रहा है। सेक्शन 52 ये सब आपके अकाउंट्स का पार्ट आ जाएगा। सेक्शन 52 क्या बोल रहा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम सर 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये पे इशू किया तो वो हो गया पार। सर 10 का शेयर है 12 पे इशू किया तो वो हो जाएगा प्रीमियम, 2 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम पे जाएगा। 10 का शेयर जो आपने 9 में इशू किया वो होता है डिस्काउंट, वो अलाउड ही नहीं है, डिस्काउंट इशू अलाउड ही नहीं है। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ का यूज़ हो सकता है? सर 5 जगह यूज़ हो सकता है। सर पहला आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स for premium payable on redemption of preference shares and debentures. Writing of preliminary expenses, writing of preliminary expenses, writing of share and debenture issue expenses, share and debenture issue expenses। बी से बोनस शेयर्स, बी से बायबैक शेयर्स, इसको हम कहते थे आरपी इज बीबी, आरपी इज बीबी। आर से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, पी से राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, आई से शेयर एंड डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, बी से बोनस शेयर्स, बी से बायबैक शेयर्स। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज ओनली फॉर 5 of these purposes, it can't be used for any other purposes। securities premium can be used only for this 5 purposes। 52 53 सर प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब क्या बोलोगे बच्चों? प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सर डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड ही नहीं है, अगर आपने इशू कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। एनी शेयर्स इशूड बाय कंपनी डिस्काउंट शैल बी वॉइड, कंपनी शैल नॉट बी, इट इज नॉट अलाउड। देन 2 एक्सेप्शन है। पहला एक तो है आपका स्वेट इक्विटी शेयर एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 54। 54 में क्या लिखा है वहाँ पर? स्वेट इक्विटी, वो कर सकते हो। दूसरा आप क्रेडिटर्स को दे सकते हो शेयर्स एट डिस्काउंट, प्रोवाइड द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द आरबीआई, प्रोवाइड द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय आरबीआई एज पर द स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान और अ डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। सो दूसरा एक्सेप्शन क्या है? सर कंपनी में इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स व्हेन द डेट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एज पर द स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अप्रूव्ड बाय द आरबीआई, अप्रूव आरबीआई एज पर आरबीआई। सर जनरली शेयर्स इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पे, इट इज वॉइड। पर 2 एक्सेप्शन है। पहला है स्वेट इक्विटी शेयर, दूसरा है जब आप क्रेडिटर्स को अपनी इक्विटी कन्वर्ट करके दे रहे हो एज पर द, जैसे बोला इंटरनल रिको, क्रेडिटर को पैसा देने के लिए पैसा नहीं, अपन उसको क्या कहते हैं? हमारे शेयर ले जाओ, तो बोलते सर मैं शेयर लेके क्या फ़ायदा करूँ, मतलब मेरे को मार्केट में भी सेम मिलेगा। अपन क्या बोलते? काम को देखो मैं सस्ते में दे देता हूँ, तो अपन ने सस्ते में दिया मतलब डिस्काउंट में दिया, इट इज़ अलाउड। डिफॉल्ट पेनल्टी, सर company and officer in default shall be liable to the penalty of amount raised to discount issue or rupees 5 lakhs whichever is less, amount raised to discount issue or rupees 5 lakhs whichever is less, plus company is liable to refund the money along with 12% interest from the date of issue of such shares। क्योंकि अलाउड नहीं था ना, फिर भी आपने इशू कर दिया, गलत किया ना सर। सो अमाउंट रेज और 5 lakhs whichever is less and they are liable to refund the money along with interest at 12% per annum। 52 हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, 53 हो गया डिस्काउंट। 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स। सर 54 क्या आएगा? स्वेट इक्विटी शेयर। सर कंपनी क्या कर सकते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हैं किसको? अपने एम्प्लॉयज को। कंडीशन क्या है? इसका भी कोड क्या होता है? स्वेट एस। शेयर्स शुड बी ऑफ सेम क्लास, सेम क्लास ऑलरेडी इशूड, सेम क्लास ऑलरेडी इशूड, सेम क्लास ऑलरेडी इशूड। डब्ल्यू व्हेन? सर एनी टाइम। कंपनी आज इनकॉर्पोरेट कल इशू कर लो, सर आज इनकॉर्पोरेट अभी इशू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन? एनी टाइम। ई employee का details, director का details and other things should be mentioned in the resolution, it should be authorized by special resolution, authorized by special resolution। T terms and condition, ठीक है बोलोगे आप? terms and condition। अगर सर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की गाइडेंस, अगर अनलिस्टेड है तो सीजी के रूल्स। सर किसको देते अपन? खाली डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को देते। किसको देते? डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को देते। किस काय को देते? एट अ डिस्काउंट ऑफ अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, एट अ डिस्काउंट ऑफ अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये हो गया आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स। सर ये शेयर्स लॉक इन में होते हैं, सर ये शेयर्स लॉक इन में होते हैं कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इट इज लॉक इन फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। देन अ कंपनी में इशू पर ईयर कितना इशू कर सकते हैं? चलो 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल रुपीज 5 crores विच एवर इज हायर, इतना ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। प्रोवाइडेड मैक्सिमम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिंदगी भर आप अपने एम्प्लॉयज को कितना दे सकते हो? मैक्सिमम 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मैक्सिमम 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ अगर आप एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हो सर, आप कितना इशू कर सकते हो? मैक्सिमम 50%, बट दैट टू ओनली फॉर 10 years, दैट टू ओनली फॉर 10 years। मतलब क्या हुआ सर? 2025 में अगर मैं स्वेट इक्विटी इशू कर रहा हूँ, ठीक है, तो कितना इशू कर सकते हैं? 15%, और शेयर्स ऑफ वर्थ रुपीज 5 crores विच एवर इज हायर, बराबर। 2026 में हम लोग फिर से आते हैं,
हम लोग कर सकते हैं इशू बराबर कितना परसेंट, मैंने 10 कर दिया, 10 नहीं सॉरी मैंने 8% किया, 8%। भाई मैक्सिमम 15% है ना, मैं तो 8% ही किया। अच्छा सर 2027 में, 2027 में मेरे को 10% इशू करने का है। सर मैक्सिमम तो 15% है ना, 10% कर सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि 15 + 8 कितना हो गया, 23। यहाँ पर आई एग्री कि आपके पास 15% का हक है करने का, पर वे क्यूमुलेटिवली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी कितना इशू कर सकते हैं, खाली 25%। सो 15 + 8 23 हो गया, +2 25, टोटल इज 25, टोटल इज 25। क्लियर गाइस, क्लियर। देन अगर वो स्टार्टअप कंपनी तो 50%, ठीक है। सो 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, 53 डिस्काउंट इशू होता है, 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स, 55 क्या है बाबू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? देखो, no company shall issue shares which are preference shares which are irredeemable, sir conditions for issue of preference shares बहुत simple, it should be authorized by AUA, then the issue has been authorized by SR in general meeting, at the time of issue there is no default in redemption of any preference shares or payment of dividend on preference shares, then such redemption is within the period not exceeding 20 years, maximum 20 साल का redemption होना चाहिए। हाँ अगर आप क्या कर सकते, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, ठीक है, तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो मोर देन 20 ईयर्स, जनरली 20 साल का ही है, पर आप मोर देन 20 कर सकते हो, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 30%, प्रोवाइडेड दैट minimum 10% of such preference shares is redeemed each year from 21st year at the option of preference shares, at the option of preference share holders। जनरली क्या बोलते हैं, 20 साल का इशू कर सकते हो आप, पर अगर आपको 30 साल के लिए जाना चाहो कोई दिक्कत नहीं, पर किसको बेनिफिट दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वालों को। प्रोवाइड हर साल 10-10% क्या होगा, हर साल 10-10% मिनिमम रिडम्पशन होना चाहिए। अरे भाई 10 साल में अगर 10-10% हुआ तो 10 मतलब पूरा हो गया ना, फिर 10 साल में 10-10% तो 100% रिडीम हो गया ना। सो मिनिमम 10% कैन बी रिडीम्ड at the option from the 21st year at the option of the preference shareholders. Then preference shares may be redeemed at a time fixed for the happening of a certain event or at the time of the company को option और at the time preference share वालों का उनको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिडीम कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर द डिविडेंड स्पेसिफिक फ्री रिजर्व और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू मेड फॉर सच पर्पस। देन ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। फिर इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल वैल्यू आप क्या करोगे, ये अपने अकाउंट्स में क्या, इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल वैल्यू आप मतलब फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट आप क्या करोगे, सीआरआर क्रिएट करोगे, सीआरआर में पैसा भेजोगे, बट सीआरआर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वन पर्पस, फॉर इशू फॉर पेइंग फुली पेड अप बोनस शेयर्स। CRR may be applied for paying unissued shares to the company as fully paid up bonus shares. Premium on redemption. Such premium shall be provided out of profits or securities premium account. However, in case of prescribed class of company whose financial statement comply with AS 13, accounting standards under section 133, such premium shall be paid out of प्रॉफिट्स एंड नॉट आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर आप एएस फॉलो कर रहे हो या पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज हो, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते, खाली फ्री रिजर्व यूज करोगे। जनरली दोनों यूज कर सकते हैं, अपने पढ़ा ना भी आरपी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड डिबेंचर्स। सच प्रीमियम शैल बी प्रोवाइड बिफोर सच रिडम्पशन। तो पहले आप प्रीमियम पे करोगे एंड देन उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस को रिडीम करना पड़ेगा। तो 55 जो है बेसिकली आरटीपी टाइप सेक्शन है। देन where a company is not in a position to redeem preference shares or pay any dividend on the preference shares, क्या करेगी, it may with the consent of 3/4 of the shareholders of 3/4 in value of the preference shareholders and approval of tribunal on the petition made by it। क्या करेगी, सर मेरे पास पैसा नहीं वापस देने के लिए, ना मैं डिविडेंड दे पा रहा हूँ, ना मैं प्रेफरेंस को रिडीम कर पा रहा हूँ, तो मैं शेयर होल्डर के पास ही गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, बोला सुनो ना, मैं आपको उतने वर्थ का नया प्रेफरेंस शेयर दे देता हूँ। तो अगर 3/4 इन वैल्यू वाले लोग और ट्रिब्यूनल अप्रूवल दे देते हैं, भाई मेरे को 1 लाख रुपए रिडीम करना था और 10,000 रुपया मेरे को डिविडेंड का देना था, तो टोटल 1,10,000 हो गया। 1,10,000 मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। मैंने उनको क्या बोला, सुनो ना ये बाबू, मैं तुमको 1,10,000 का क्या कर दूं, नया प्रेफरेंस दे दूं, तो चलेगा? बोलते हाँ चलेगा सर। सो कितने लोग का अग्रीमेंट चाहिए, मेरे को कंसेंट ऑफ 3/4 इन द वैल्यू एंड ट्रिब्यूनल का मेरे को अगर अप्रूवल मिल जाता है, तो मैंने क्या किया, उनको पैसा नहीं दिया, उनको मैंने उतने वर्थ के शेयर्स दे दिए। इट विल बी अज्यूम कि भैया क्या हो गया, अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया है एंड वो डिविडेंड भी पे कर दिया है। दे विल इशू प्रेफरेंस शेयर्स to the equal to the amount of unredeemed preference shares plus the dividend, मतलब 1,10,000 are example। such issue of unredeemed preference shares shall be deemed to have been redeemed provided the tribunal shall while giving approval
Order the redemption forthwith of preference shares held by such person who have not consented to issue of further redeemable preference shares. कोई लोग है जो 3/4 ने हाँ बोला पर 1/4 ने मना किया होगा, तो 1/4 को क्या दे देंगे सर, आप उनको पैसा देना पड़ेगा, उनको आपको पैसा देना पड़ेगा, पर बाकी लोग आप उतने बात के शेयर्स दे दीजिए. Issue or redemption of preference shares is not a reduction in share capital of a company. It is not a reduction of share capital in the company. A company proposes to redeem a preference shares of the nominal value ₹100 with a premium of 20 rupees per share. Such redemption was to be made by further issue of preference shares. Decide the amount to be transferred to CRR. 0. CRR is only needed when the amount is paid. When the amount is paid out of profit. यहाँ पर कहाँ से पे कर रहे हो आप, सब प्रीमियम दे रहे हो वहां से, कहाँ से, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट से. सर आपको सीआर का प्रयोग करना पड़ता है जब सामने आप प्रॉफिट्स यूज कर रहे हो, जब आप अपने प्रॉफिट यूज कर रहे हो. देन सेक्शन 56 इज बेसिकली योर आरटीपी, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी. सर आपने अगर बेचा तो वो होता है ट्रांसफर. फादर एक्सपायर हो गए किसी के, तो सारी प्रॉपर्टी सारे शेयर्स बच्चे के पास है, वो होता है अपना ट्रांसमिशन, वो होता है ट्रांसमिशन. ये आपको खाली रीड करना है. सो 4.9 एंड 4.10 ये आपका रीड वाला आंसर है. इसका डायग्राम मैंने नोट्स में बनवा रखा है, वो डायग्राम आपको रीड करना है खाली, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू. रीड इतना 52 से. 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 53 डिस्काउंट, 54 स्वेट इक्विटी, 55 रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स, 56 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन. रीड.
डन. नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ अ शेयर होल्डर, मतलब बेसिकली फेक आइडेंटिटी अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो इफ अ पर्सन decidefully personates as owner of any security interest, share, warrant, coupon and thereby obtains or attempts to obtain any such security interest or any such share, warrant or coupon or receive to attempt, then he shall punishable with 1 to 3 years and 1 to 5 lakhs. 1 to 3 years, 1 to 5. You can skip this section, not so important. रेफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील. अब ये क्या है कि जब जैसे आज तो क्या मैंने शेयर्स बेचा, ठीक है, मैंने मेरे डीमेट से शेयर बेचा, ठीक है, मेरे पास रिलायंस के 5 शेयर से मैंने बेच दिए. अब इमेजिन करो राहुल ने खरीद लिए, मेरे को तो पता नहीं राहुल खरीदे, क्योंकि आज तो डीमेट है. डीमेट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, अपने को सब कभी समझेगा ही नहीं. बराबर. ये कब है, ये कब की बात हो रही है, जब फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है. जब फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या कहता है, देखो अब फिजिकल ट्रांसफर में क्या होता है, हम लोग अग्रीमेंट बनाते हैं. जैसे पापा के पास, आपके दादाजी के पास अगर शेयर्स होंगे तो देखना, जब वो फिजिकल ट्रांसफर होता है एक अग्रीमेंट बनते हैं. तो अग्रीमेंट लेके मैंने बेचा तो मैं ट्रांसफरर, राहुल को बेचा तो राहुल ट्रांसफर ही, तो मेरे को पता है मैंने राहुल को बेचा, मैं कंपनी को इन्फॉर्म कर दूंगा भैया मेरा मेंबरशिप कैंसिल कर दो, मैं तो बेच दिया है, तो मेरा आरओएम से नाम कैंसिल हो जाएगा. तो अब राहुल क्या इज अ ट्रांसफर ही, वो अग्रीमेंट लेके कंपनी के पास जाएगा, भैया मेरा शेयर आप रजिस्टर करो. कंपनी क्या करते हैं, मना कर देती है. अगर वो कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी, वेर प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, वेर प्राइवेट कंपनी refuses to register the transfer or transmission, it shall within 30 days of delivery of instrument of intimation of transmission send notice of refusal to the transferor and transferee or to the person giving intimation of transfer. To the transferor, transferee or the person giving intimation of transfer. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दादाजी एक्सपायर, अगर फादर एक्सपायर हो जाता है तो बेटा ट्रांसमिशन के लिए जाएगा यहाँ पर. स्टेटिंग द रीजन फॉर द रेफ्यूजल, तो कंपनी का ड्यूटी विद इन 30 डेज जाके आप उनको इन्फॉर्म करो कि भैया मैंने ये इस कारण मैंने आपका ट्रांसफर या ट्रांसमिशन मना किया है. फिर आप क्या करोगे, द ट्रांसफरी और द पर्सन इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफर जो लेकर है ना, मैं अपील टू द ट्रिब्यूनल. कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ नोटिस ऑफ रेफ्यूजल. आप अपील कर सकते हो विद इन 30 डेज टू द ट्रिब्यूनल. अगर नोटिस नहीं दिया है वो लोग ने, नोटिस ऑफ रेफ्यूजल नहीं दिया, तो विद इन 60 डेज ऑफ द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफर टू द कंपनी. सी है अपील का डेज 30 डेज ओनली. क्या बोलता है देखो, आप गए कंपनी के पास, कंपनी ने बोला ठीक है भैया देखो मैं नहीं करूंगी, तो कंपनी आपको इंटीमेट करती है 30 दिन के अंदर. आपको रेफ्यूजल का रीजन आ गया, वहां से 30 दिन के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो. वो लोग ने आपको रिफ्यूजल का रीजन दिया ही नहीं है, तो आप 60 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर आप फाइल कर सकते हो अपील. पर ये 60 डेज कब से काउंट कर रहे हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ना, फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी. तो भैया जिस दिन आप गए थे उनके पास 30 दिन था, आप 30 दिन वेट करोगे, वहां से आपको 30 दिन मिला, तो आइडली 60 दिन हुआ ना, 60 डेज हुआ. पर आपको 60 डेज कब से काउंट करना है, वहां स्टार्टिंग से. सर इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, सर सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. एनी कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर सिक्योरिटी शैल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड एनफोर्सेबल. Refusal by a public company without any sufficient cause. If a public company without sufficient cause refuses to register transfer, same within 30 days from the date on which the instrument is made, the transferee may file an appeal to the tribunal. क्या करोगे आप, 30 दिन के अंदर अपील फाइल करोगे. सॉरी, अगर वो 30 दिन में रजिस्टर नहीं करती है, मतलब वो आपको रीजन देती है कि भैया मैं रजिस्टर नहीं कर रही हूँ, देन यू हैव अ पावर टू फाइल द अपील विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ नोटिस ऑफ रेफ्यूजल. अगर आपको नोटिस आया तो 7 दिन में आप जाओगे, तो 30 डेज है उनको रिप्लाई करने के लिए. उन्होंने रिप्लाई किया, बोलते हम लोग रजिस्टर नहीं करेंगे, तो आप अपील फाइल करोगे 60 डेज के अंदर. अगर आपको नोटिस आया, तो मेरे को अगर नोटिस नहीं आया तो मेरे को मिल जाएगा 90 दिन. तो आइडियल 90 दिन कैसे है, 90 दिन फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. वो ये 30 + 60, यहाँ पर क्या है, प्राइवेट में 30 + 30 है, पब्लिक में क्या है 30 + 60, तो टोटल 90 डेज. रीजन आया है आपके पास तो वहां से 60 डेज, रीजन नहीं आया है तो 90 डेज. 90 डेज कब से काउंट करें, फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सो द ट्रिब्यूनल में इधर अप्रूव और डिसमिस द ऑर्डर. डिसमिस मतलब रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है. अप्रूव कर दे, डायरेक्ट द कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन विद इन 10 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर. जनरली 30 दिन दिया था, अभी आपको 10 दिन में रजिस्टर करना पड़ेगा. प्लस डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड ऑल्सो डायरेक्ट द कंपनी टू पे डैमेजेस टू द पार्टी अग्रीड. नहीं मानोगे बात तो पेनल्टी लग जाएगी, पेनल्टी छोड़ सकते हो इसके आप. ठीक है, तो ये 30 + 30 है प्राइवेट कंपनी के, 30 + 60 है पब्लिक कंपनी के लिए. देन सेक्शन 59 आरजीपी 61 इंपॉर्टेंट. 61 एंड 64 साथ में चल रहा है. 64 में एक ही बात आई, ओआर वाली बात, पावर टू ऑल्टर ऑथराइज कैपिटल. तो ये अपन ने महुआ वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. क्या कहता है, अ कंपनी having a share capital may, if so authorized by its alter its महुआ in the general meeting,
क्या चाहिए होता है अपने को, OR चाहिए होता है, द कैंसलेशन ऑफ शेयर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सर कैसे कर सकते हैं अपन, इंक्रीज द शेयर कैपिटल, सर कन्वर्ट द फुली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक और रिकन्वर्ट द स्टॉक इनटू शेयर्स, सर कैंसल द शेयर व्हिच हैव नॉट बीन टेकन बाय द पर्सन एंड डिमिनिश द कैपिटल बाय अमाउंट ऑफ द शेयर्स को कैंसल। अरे भैया जो अगर फोरफिटेड शेयर हो गए उसके आप कैंसिल कर दीजिए। सर आप कंसोलिडेशन कर सकते हो, सब डिविजन कर सकते हो। 1 रुपए का शेयर 10 रुपए का, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। 10 रुपए का शेयर को 1 रुपए का, उसको बोलते हैं अपन क्या, सब डिविजन। ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 64, द कैपिटल क्लॉज ऑफ महुआ कैन बी ऑल्टर्ड बाय OR। ठीक है, सेक्शन 64। देन 62 क्या है बच्चों, राइट इशू। सर राइट इशू बहुत सिंपल है, राइट बिफोर गोइंग टू द न्यू शेयर होल्डर, अगर कंपनी FPO लेकर आती है, सर FPO का मतलब क्या हुआ, फर्दर पब्लिक ऑफर। कंपनी अगर FPO लेकर आ रही है तो बिफोर गोइंग फॉर द फर्दर इशू आप पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दोगे। हाँ उनके पास मैंडेटरी ना, उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट कर रहे हो तो उनके पास एक हक है, मतलब होल्डर्स के पास हक है कि वो जो हक है ना उनका, वो आगे बेच सकते हैं, उसको बोलते हैं राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। क्या बोलते हैं वो, राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। सर अगर मैं शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं एग्जिस्टिंग को दूं कि डायरेक्टली बाहर वालों को दे सकते हैं, डायरेक्टली बाहर वालों को। लाइन क्या बोलते हैं, व्हेन यू कम अप विद द फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगर मैं क्या बोलता हूं, मेंबर्स ने SR पास कर दिया तो डायरेक्टली बाहर चले जाइए, मेंबर ने OR पास कर दिया पर आप CJ का अप्रूवल लेकर तो आप डायरेक्टली बाहर वालों के पास आप इश्यू कर सकते हो। रिकन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक है, ठीक है, या कन्वर्जन ऑफ इक्विटी इनटू प्रेफरेंस, सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली बाहर वालों के पास जाइए। खाली बोलता कि अगर आप फर्दर इशू लेकर आ रहे हो इक्विटी शेयर का तो आपको ये राइट इशू लाना पड़े, मतलब ये राइट इशू, तो राइट इशू नॉट काइंड ऑफ इशू, ये हक है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, ये हक है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। ठीक है, अच्छा उनको आप उनको जब ऑप्शन दोगे कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, उनके पास कितना टाइम लिमिट होगा, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज। सर अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इट विल बी अज्यूम इट इज डिक्लाइन, इट इज अज्यूम दैट इट विल बी डिक्लाइन। ठीक है, तो फर्दर इशू 62, 63 हो जाएगा आपका बोनस। ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना। सर बोनस शेयर, सर बोनस इसको जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कहां से जाएगा पैसा, it should be authorized by AUA, it should be recommended by the board in the general meeting, so they should not default in any interest और capital का payment या किसी dividend के प्रति, no default of statutory dues, no default। ठीक है, बोनस वंस अनाउंस्ड बाय द बोर्ड कैन नॉट बी विड्रॉन एंड पार्टली पेड अप शेयर्स को क्या करोगे, फुल्ली पेड अप करोगे, एग्जिस्टिंग शेयर को दिया जाता है, जो होल्डिंग है वो भी फुली पेड अप होना चाहिए, जो न्यू शेयर्स आएंगे वो भी फुली पेड अप होना चाहिए। सर कौन सा रेजोल्यूशन लगता है वहां पर, OR लगता है, कौन सा रेजोल्यूशन, OR। कौन सा रेजोल्यूशन, OR। पैसा कहां से जाएगा, फ्री रिजर्व से जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से जाएगा एंड CRR से जाएगा। कहां से जाएगा, फ्री रिजर्व से जाएगा, सेक प्रीमियम से जाएगा, CRR से जाएगा। नो इश्यू ऑफ बोनस टू बी मेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन से नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका 63 बोनस शेयर। सर मेरे को बोनस शेयर भी शेयर होल्डर को देने का है, डिविडेंड भी बोनस शेयर होल्डर को देने का है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अरे डिविडेंड की जगह पे बोनस शेयर ले लो या बोनस शेयर के जगह डिविडेंड ले लो, सर नहीं चलेगा। बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर शैल नॉट बी इशू इन लिeu ऑफ डिविडेंड। सेक्शन नंबर क्या है, 63। 64 नोटिस टू बी गिवन टू ROC फॉर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो 61 64 साथ में पढ़ना होता है, इसको आप RT पे लिख दीजिए। ठीक है, नाउ आप इतना पढ़ कर आएंगे अभी यहां से 4.11 से 4.15 तक रीड।
डन. नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. अगेन आरटीबी प्रोसीजरल सेक्शन, आप इसको स्किप कर सकते हो आराम से. कम टू सेक्शन 67. रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन्स टू इट परचेज ऑफ इट शेयर. अब सेक्शन 67 में क्या होता है, कंपनी क्या कर रही है, वो अपने एम्प्लॉय को बोल रही है कि भैया आप जाओ, अब हमारे बिहार पे शेयर खरीदो. कंपनी खुद नहीं कर सकती, कंपनी का डायरेक्टर नहीं कर सकता, कंपनी का एमडी नहीं कर सकता, कंपनी का केएमपी नहीं कर सकता, कंपनी का एम्प्लॉय कर सकता है. कौन कर सकता है बच्चों, कंपनी का एम्प्लॉय. खाली कौन कर सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय. सर एम्प्लॉय बोलते फिर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे, तो उसको पैसे कौन देगा. सर कंपनी देगी. कितने पैसे देगी, मैक्सिमम 6 महीने की सैलरी, मैक्सिमम 6 महीने की सैलरी. क्या खरीदने के लिए, टू बाय शेयर्स. कौन से शेयर सर, फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी और इन इट्स होल्डिंग कंपनी. सर क्या वो एम्प्लॉय के पास शेयर्स हो जाएंगे तो वो मालिक बन जाएगा, नहीं, वो कंपनी के बिहाफ पे लेकर आया है तो वो ही विल होल्ड द शेयर एज अ ट्रस्टी, पर वो मालिक नहीं बनेगा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकर आए, तो मैं इसको आपको अपने नोट से पढ़ाता हूँ. 1 सेकेंड. हम्म. देखो अभी क्या कहता है. सर नो कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर्स और गिव लोन. No company can buy its own shares or give loan guarantee security to any person for buying shares in it in the same company or in the holding company, in the same company or in the holding company, in the same company or in the holding company. बराबर. However, company can give loan for buying shares in its or holding company provided all the three conditions are fulfilled. दे सकते हैं किसको, if it is given to the employees other than director and KMP. And कितना अमाउंट, मैक्सिमम 6 महीने की सैलरी. The amount should be used to purchase fully paid up shares, fully paid up shares. The shares held by the employee will be in the capacity of a beneficiary owner, मतलब एज अ ट्रस्टी, वो मालिक नहीं बनेगा. ये हो गया सेक्शन 67. 68 आपका हो जाता है बाईबैक. कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. ओनली फुली पेड अप शेयर्स कैन बी बॉट बैक. क्या चाहिए अपने को, एसआर चाहिएगा. मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं सर अपन, 25%. मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं, 25%. बट अगर बायबैक 10% तक का है तो क्या चाहिएगा अपने को, बोर्ड रेजोल्यूशन. सर पैसे कहाँ से आएंगे, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू. पैसे कहाँ से आएंगे, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू. बायबैक शुड बी ऑथराइज बाय अउआ. पूरा बायबैक कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, 12 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग बीआर या एसआर. अगर 10% तक का बायबैक है तो बीआर लगता है, 10 के ऊपर जाएगा तो एसआर लगता है, 25 तक, 25 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता. ठीक है सर. The company is prohibited from issuing same class of shares for the next 6 months. Post buyback, the debt equity ratio should be 2:1. Post buyback, the debt equity ratio should be 2:1. As per section 69, if a company buyback shares out of free reserve, securities premium and amount equal to the nominal value, कहाँ जाना चाहिए वो, CRR में. CRR का यूज होगा सर ओनली फॉर वन पर्पस, फॉर इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर. तो 68 बायबैक था, 69 CRR था. 67 परचेज ऑफ ओन शेयर्स. ठीक है, 68 बायबैक, 69 CRR, 70 प्रोहिबिशन ऑन बायबैक, प्रोहिबिशन बायबैक. सर 4 से केस में बायबैक नहीं कर सकता, प्रोहिबिशन बायबैक. सर थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी, थ्रू इन्वेस्टमेंट और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी. इफ द कंपनी हैज डिफॉल्ट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट, आप नहीं कर सकते. हाँ, पर ये प्रोहिबिशन लिफ्ट हो सकता है कब, जब आपने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट को ठीक किया और ठीक होने का 3 साल का गैप. डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट ठीक किया, ठीक होने का कितना साल का गैप, 3 years इज पास आफ्टर द रेक्टिफिकेशन ऑफ सच डिफॉल्ट. देन इफ अ कंपनी, और चौथा रीजन, द कंपनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न या डिविडेंड का, या फिर पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन आप बायबैक नहीं कर सकते हो. अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंट होता है 68, 69, 70 में, 1 to 3, 1 to 3, 1 to 3, 1 to 3, कंपनी का 1 to 3 लाख, ऑफिसर का 1 to 3 लाख. देन 67 was purchase of own shares, 68 was buyback, 69 was CRR, 70 was prohibition buyback, 71 debentures. A company may issue debenture with the option to convert them either wholly or partly at the time of redemption. Such conversion should be approved by SR in the general meeting. No company shall issue debentures carrying differential voting method. वो possible DVR वो shares में होते हैं. If the debentures are issued by company, company shall create DRR, और DRR खाली एक ही चीज के लिए यूज होगा, for debenture redemption के लिए. काय के लिए यूज होगा सर, for debenture redemption के लिए.
Then company shall mandatory appoint debenture trustee if a company is issuing prospectus for invitation for debenture to minimum 500 persons. कितने लोग के लिए बच्चों? मिनिमम 500 persons के लिए. Then a debenture trustee shall protect the interests of the debenture holders and redress their grievances. If the debenture trustee contain any provision for exempting trustee, their liability of from their liability, such provision will be void. सर जनरली वो लोग लाइबल होंगे. अगर आपने बोला कि आप लाइबल नहीं हो और कोई रेजोल्यूशन पास कर तो वॉइड हो जाएगा. बट हाँ, अगर लाइबिलिटी वेव ऑफ करनी है तो अपने को कंसेंट चाहिए. कितने लोग का? सर मिनिमम 3/4 ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स इन वैल्यू. मिनिमम 3/4 ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स इन वैल्यू. अ कंपनी शैल इशू डिबेंचर्स एंड पे इंटरेस्ट एज पर द अग्रीड टर्म्स. If the debenture trustees come to a conclusion that assets of the company are insufficient to redeem debentures, then they shall apply to the tribunal and tribunal क्या pass करेगा? Such order as it may deem fit. If a company fails to redeem debentures or pay interest, then the person interest will also apply to tribunal and tribunal क्या pass कर देगा? अपना order pass कर देगा. फिर पेनल्टी या पेनल्टी को स्किप कर सकते हो. तो पीछे 67 to 71 जो सेक्शन हमारे जो बचे थे बच्चों, उसमें खाली क्या करना है? 67, 68, 69 और 70. ये काम की चीज है, इतना ही करना है आपको. ठीक है, क्विकली आप इसको नोट यहीं से रीड कर लीजिए. यहीं से रीड कर लीजिए इसको 67 से. ठीक है, आई स्क्रॉल धीरे धीरे. 67, 68, 69, 70 and 71. रीड.
डन, फिनिश। फिनिश। पीछे का नहीं पढ़ना है, इसे मैंने नोट्स करा दिया आपको। सेक्शन 67, 68, 69, 70, 71 you will be doing it from the notes. कूल है। सो पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, एम फॉर अ रैंक और 70 प्लस विच एवर इज अर्लियर। 10 से 12 मार्क का चैप्टर मान के चलिएगा। 2 क्वेश्चन आते तो 8 मार्क प्लस 2 मार्क का एमसीक्यू। बाई चांस अगर 2 एमसीक्यू आते तो 12 मार्क बन जाएगा। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर। एंड पसंद आए तो डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इन अदर व्हाट्सएप ग्रुप। बाय गाइस, टेक केयर।